वेलकम टू माजिद साइंस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए धातुओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और उनसे कुछ महत्वपूर्ण जुड़ी बातें जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं धातु और अधातु के बारे में, यानी इनसे जुड़ी कुछ बातें। पृथ्वी पर मौजूद सभी पदार्थ तत्वों के बने होते हैं और तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। इसके अलावा आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों में से आपके 91 तत्व धातु के होते हैं, जबकि 27 तत्व आपके अधातु के होते हैं। धातु आवर्त सारणी में बाईं तरफ और अधातु आवर्त सारणी में दाईं तरफ दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु के बारे में। धातु एक ऐसे कठोर पदार्थ है जो कि विद्युत के अच्छे सुचालक यानी चालक होते हैं और ये बहुत ही प्रकार के गुण रखते हैं, जैसे भंगुरता, तन्यता, कठोरता और आघात वर्जनीयता। ये सभी के सभी आपके धातु के गुण होते हैं। धातु प्राय उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने परमाणुओं में एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, उसको हम धातु कहते हैं। और धातु का यह गुण आपका धन विद्युतीय तत्व कहा जाता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम अधातु के बारे में। अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसे हम अधातु को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, यह थे हमारे धातु और अधातु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इनके प्रयोग के बारे में भी जान लेते हैं। धातु बहुत ही मजबूत, आघातवर्धनीयता और तन्य होती है, जिससे इनका प्रयोग हम बर्तन बनाने और बड़ी बड़ी संरचनाओं आदि के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा नंबर 2 पॉइंट है धातुओं के क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसमें साधारण नमक कहा जाता है, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में नमक के रूप में प्रयोग में लाते हैं और इसका प्रयोग मछली के प्रशिक्षण में भी किया जाता है। नंबर 3 है हमारा नीला थोथा, जिसका रासायनिक नाम आपका कॉपर सल्फेट होता है, जिसका प्रयोग हम विद्युत बैटरियों तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल को मृदु करने में भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लूनर कास्टिक, जिसका प्रयोग मतदान के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली स्याही के रूप में भी किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट है अधातुओं में ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग श्वसन क्रिया में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन, जिसका प्रयोग हम प्रशीतन के कार्य में करते हैं और इसका प्रयोग यूरिया बनाने में भी किया जाता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं और इसका प्रयोग वनस्पति घी के उत्पादन में भी किया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी इनके उपयोग और इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी जान लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में एक आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कोषों की। आवर्त सारणी में एक आवर्त में यानी दाएं से बाएं जाने पर कोषों की संख्या क्या होती है? समान होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित होते हैं, जिसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी मेंडलीफ ने। 1869 में मेंडलीफ तथा लोथर मेयर के द्वारा आवर्त नियम को विकसित किया गया था और मेंडलीफ ने ही तत्व को पहली आवर्त सारणी बनाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर सिट में परिवर्तित किया जा सकता है, वह क्या कहते हैं?
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी आघात वर्धन्यता। धातुओं का वह गुण जिसे तन्यता या फिर तनाव के द्वारा तार में या फिर पीटकर या फिर दबाव के द्वारा चादर के रूप में बदलना या फिर शीट के रूप में बदलना आपका क्या कहलाता है, आघात वर्धन्यता यानी मैबिलिटी, जिसको बोलते हैं हम आघात वर्धन्यता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी तन्यता, जिसको बोलते हैं हम डक्टिलिटी। धातु में तनाव उत्पन्न करने से तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी खिंचाव करने से जिसे हम तार के रूप में परिवर्तित कर सके, वह धातु का गुण आपका डक्टिलिटी या फिर तन्यता कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के द्वारा विद्युत धातु आयन में अपच्छेद करने हेतु विद्युत धारा की मदद ली जाती है, यानी उसकी मदद से इसमें एक विद्युत धारा ली जाती है। इस क्रिया में क्या होता है, आपका विलयन इसमें से प्रवाहित किया जाता है, जिसे विद्युत धारा आयन को इलेक्ट्रॉन पर धातु की एक पतली सी परत बना लेती है, जिसने हम यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग करती है उस वह कौन सी होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वह होती है आपकी नाइक्रोन। धारा का ऊष्मीय प्रभाव इलेक्ट्रिक आयरन जैसे रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरण में इनका प्रयोग किया जाता है। ये अपने तापमान के कारण उच्च प्रतिरोधी तार की कुंडलियों के रूप में संचालित होते हैं, जिसका प्रयोग हम नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग में जिसमें गलना और पकाना शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पायरोमेटालर्जी। पायरोमेटालर्जी में खनन धातु विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत खनिज और अयस्क के ताप को उपचार के लिए गलना और पकाना शामिल होता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य धातु को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लोहा, जिंक, क्रोमियम, टिन और मैग्नीज आदि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर नहीं होता। इसमें आपका तांबा, जस्ता और निकेल होती है, जिसमें तांबे की मात्रा आपकी 60%, जस्ते की मात्रा आपकी 20% और निकेल की मात्रा भी आपकी 20% होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण धातु नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी रेडियम। रेडियम आपकी एक संक्रमण धातु नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी के द्वारा सन 1807 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता और यह आपका संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है, जैसे बॉक्साइट, फेल्सपोर और कार्योलाइट आदि के रूप में यह पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रेडोन का। आरएन आपका रेडोन का रासायनिक चिन्ह है। यह एक रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। रेडोन नोबल गैस की श्रेणी में सम्मिलित है, जो कि आवर्त सारणी के 18वें कॉलम में होता है और इसका परमाणु क्रमांक 86 और परमाणु भार 222 होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी एल्यूमिनियम।
रेलवे पटरियों जो कि लोहे की बनी होती है, इसको जोड़ने के लिए लोहे के विस्थापित करने हेतु अपचायक के रूप में एल्यूमीनियम का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक ऊष्मा के कारण लोहे के ऑक्साइड बनने से इसका अपचयन एल्यूमीनियम धातु के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में क्या होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा और जिंक। पीतल में आपका तांबा और जिंक का मिश्रण होता है और इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुणों के आधार पर भी अलग अलग होता है और इसका प्रयोग सोने की तरह चमकने वाले यानी सजावट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इनका प्रयोग जहां पर कम घर्षण की आवश्यकता होती है वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ताले, गियर और वाल, इनमें इन सभी में इस धातु का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात साधारण मिलीलीटर पर ग्राम कितना होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 2.0। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात साधारण मिलीलीटर पर ग्राम 2.0 होता है, जो कि WHO के अनुसार है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल की किसकी मौजूदगी में नियंत्रण रहने से वायु रंगीन यानी वायु में रंगीन हो जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। पीतल आपका जिंक और कॉपर इन दो धातुओं के संगठन से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में आपका जो जिंक होता है हाइड्रोजन से क्रिया करके लाल रंग का जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है और आपका कॉपर यानी सल्फर से क्रिया करके यह काले रंग का कॉपर सल्फाइड बनाता है। परिणाम स्वरूप आपका जो पीतल है वायु के नियंत्रण में रहने से हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से क्या होता है, रंगीन हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी रेसे कांच का। कांच पर प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसे कांच का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत अपघटन के द्वारा तांबे को शुद्ध किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा और प्लेटिनियम आपके तन्य होते हैं। धातुओं का वह गुण यानी जिसके द्वारा उसे पतले तारों के रूप में खींचा जा सके वो आपका तन्यता या फिर डक्टिलिटी कहलाता है, जिसमें आपका सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम, टीन और एल्यूमिनियम ये सभी के सभी आपके तन्य होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अपचयन। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या फिर यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना उसका अपचयन या फिर रिडक्शन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले अवयव आपके परमाणु या फिर मूलक का ऑक्सीकरण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 7वें समूह का तत्व होते हैं, जो कि सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन के उत्क्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब धातुओं की पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पड़ता है तो इसमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी सल्फेट आयन आपका धनायन नहीं है। धनायन वे होते हैं जो विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान ऋण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे। इसमें आपका सल्फेट एक ऋण आयन होता है, जबकि आपका कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये सभी के सभी आपके कटायन या फिर धनायन कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुद्रा में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सीसा और एंटीमनी के। मुद्रा में प्रयुक्त होने वाली आपकी धातु सीसा और एंटीमनी के आपके एलॉय होते हैं, जिसमें आपका शीशा यानी शीशे की मात्रा आपकी 60 से 86% और एंटीमनी की मात्रा 11 से 30% के बीच में होती है। इसके अलावा टीन की मात्रा आपकी 3 से 20% के बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरोविसाक्त को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी प्लम्बिज्म। क्या कहते हैं? तिरोविसाक्त को आपको प्लम्बिज्म कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पारद या फिर आपका पारा या फिर मरकरी, जिसका गलनांक सबसे कम होता है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन के बंधन की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन धातु के बंधन में भाग नहीं लेते और यह क्रिस्टल के रूप में नहीं पाई जाती। अतः यह कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसलिए इस धातु का गलनांक कम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक कौन सा है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पारा। पारद मिश्रण जिसको अमलगम या फिर पारा, जो किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण होता है, जो कि एक तरल, नरम पेस्ट या फिर ठोस किसी भी रूप में हो सकता है, और ये अवस्थाएं इसमें पारे की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे दंत चिकित्सा में पारे का चांदी, जिंक तथा टिन आदि धातुओं के साथ बना अमलगम कहलाता है, जिसका प्रयोग कैविटी भरने में काम में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी गैलियम। गैलियम जो आपकी प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं पाई जाती, लेकिन इसे यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों को अल्प मात्रा में इसको पाया जाता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में इसको बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में इसको बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और इसका गलनांक लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है और यह धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु होती है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पारा या फिर मरकरी, जो अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी पारे का। सबसे कम गलनांक आपका पारे का होता है। जिसमें आपका कार्बन का गलनांक आपका 3550 डिग्री सेल्सियस और चांदी का गलनांक 961.8 डिग्री सेल्सियस और पारे का गलनांक -38.83 डिग्री सेल्सियस होता है और सोने का गलनांक आपका 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। बेयर का अभिकर्मक आपका क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कॉपर। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4M लोहा, जिसको Fe रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें लोहे के द्वारा कॉपर का प्रतिस्थापन होता है, जिससे कॉपर सल्फेट या फिर सल्फेट आयन लोहे के आयरन से संयुक्त होकर यानी मिलकर FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बना लेती है। इस प्रकार यानी कॉपर में क्या होता है, आपका कॉपर मुक्त हो जाता है, जिससे कॉपर सल्फेट में लोहे की अभिक्रिया के साथ आयरन सल्फेट तो बनता ही है, जिसमें कॉपर सल्फेट भी बनता है, यानी ये आपका मुक्त हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा उल्का।
आपका क्या होता है, लोहे का एक अयस्क है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में बहुत जल्दी जंग कहां पर लगती है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्र के जल में। लोहा जल या फिर हवा की मौजूदगी में जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वहां पर उस पर जंग लग जाती है, और जंग लोहे के संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है और जिससे लोहे पर जल्दी ही जंग लग जाती है, और समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे समुद्र के जल में लोहे पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है, और जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी घटता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो उसके भार बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण धर्म मूल पदार्थ से पूर्णतः अलग होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ से पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे से जंग लगना, दूध से दही बनाना, मोमबत्ती, कोयला एवं कागज का जलना, ये सभी के सभी आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना, भोजन का पचना, कोयले का जलना या फिर पानी का भाप में बदलना। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।